हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी। अबाउट किसके बारे में बात की थी? हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, हमने जीरोथ लॉ देखा था, उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ देखा था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका? डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है डेल्टा यू, वो किसके बराबर होता है? क्यू हीट प्लस वर्क डन के बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले को यूज़ करते टाइम आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो विथ साइन आपको यूज़ में लेना है और दूसरा आपको क्या करना है? यूनिट्स का क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे और एक क्वेश्चन भी दिया था, वो ये रहा क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए 4NH3 गैस प्लस 7O2 गैस, इससे आपके पास बनता है 4NO2 गैस प्लस 6H2O गैस। ठीक है, तो देखिए दोनों में गैस है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए PV इक्वल टू NRT से अगर कांस्टेंट प्रेशर और आपको कांस्टेंट टेम्परेचर दिया गया है तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल्स के। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो आप मोल्स को क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो देखिए यहाँ पर 4 प्लस 7 इक्वल टू कितने हैं? 11 मोल्स है, और जबकि यहाँ पर 4 प्लस 6 टोटल 10 मोल है आपके पास। तो यहाँ पर 11 मोल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और यहाँ पर 10 मोल गैस का वॉल्यूम कम होगा। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली देखा जाए तो कंप्रेशन हो रहा है, और जब कंप्रेशन होता है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और ऐसा वर्क कौन सा होता है आपका? पॉजिटिव वर्क होता है जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए। ठीक है, ये भी आपका सेकंड भी सेम था, कंप्रेशन था और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम था, पॉजिटिव था। थर्ड अगर हम बात करें, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड मीन्स आइस, H2O सॉलिड दैट इज आइस, किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और एक्सपेंशन का वर्क हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, और सेम टू सेम डब्ल्यू क्या है आपका? नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है? यही आपने किया है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आप क्या हो? गलत हो। यहाँ पे आपने क्या है? गलत किया है। ठीक है, क्यों? सोचिए। देखिए यहाँ पे क्या है? आपके पास आइस है। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड्स जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है सभी केसों में। लेकिन आइस का केस क्या होता है? डिफरेंट होता है। आइस का जो सॉलिड होता है, वाटर का केस, वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है आइस, तो उसका वॉल्यूम होता है ज़्यादा। किससे? लिक्विड फॉर्म से। ठीक है, रीजन इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इसके लिक्विड से। इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए आपका जो आइस होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? लिक्विड से कम होती है। लिक्विड से कम है डेंसिटी, इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर वाटर का स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है, जबकि इसका वॉल्यूम क्या होता है? आपका
कम होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मोर वॉल्यूम, यहाँ पे आपका लेस वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम क्यों है, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बीच बीच में क्या एयर फिल हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए इसका केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और W क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया तो नेगेटिव वर्क होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव। एक सेकंड, कंप्रेशन हुआ है ना, वॉल्यूम ज़्यादा से क्या हुआ है, कम हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, तो W आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि, ठीक है ना, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे केवल आपका एक्सपेंशन है। वाटर का केस है, स्पेशल केस है, ध्यान रखना है। आइस के केस में आपको ध्यान रखना है, हाँ सॉलिड से गैस में जाएगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज होगा, बट सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो डेफिनेटली आपके सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होता है वो किसके बराबर होता है। मैंने आपको बताया भी था पहले, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो आपके हीट एक्सचेंज होता है QV, वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल होता है आपके इंटरनल एनर्जी में चेंज की, दैट इज डेल्टा U के बराबर होता है। ठीक है, दैट इज NCV dt या फिर NCV डेल्टा T के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अगर हम बात करें तो डेल्टा U क्या होता है आपके पास, Q प्लस W। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट होती है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q की जगह हम QV लिख देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। ठीक है, हीट एक्सचेंज W किसके इक्वल होता है, -P इंटू डेल्टा V, दैट इज V2 माइनस V1। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखिए P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा P। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V की क्या वैल्यू होगी बताइए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम V2 माइनस V1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, मीन्स डेल्टा V क्या है आपका, 0 है। जब मैं डेल्टा V की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो आपके पास W क्या आता है, आपके पास 0 आता है। ये दोनों वैल्यू में अगर यहाँ पुट करूँ तो देखिए मेरे पास क्या आता है, डेल्टा U इक्वल टू Q की जगह क्या आ जाता है, QV और प्लस 0। तो यहाँ से भी ये प्रूफ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज की जाती है सिस्टम के थ्रू, दैट इज QV, वो किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है, दैट इज डेल्टा U के बराबर होती है।
ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये किसके इक्वल होता है, NCV डेल्टा T के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं यही चीज़, सेम चीज़ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और टर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी फंक्शन कैसे आया उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास एंथैल्पी से। नेक्स्ट जो टर्म है आपका दैट इज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी टर्म आया कहाँ से उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट हमें क्या फॉर्मूला है वो तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हम बात करें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज, इसको हम लेते हैं QP। P स्टैंड फॉर प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होगा उसको हमने नाम दिया QP। ठीक है, W इक्वल टू क्या होता है आपके पास, माइनस P इंटू डेल्टा V दैट इज V2 माइनस V1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुट करें Q और W की यहाँ पर, तो हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू आती है QP माइनस P इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है, डेल्टा U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू QP माइनस P V2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस P V1। क्लियर है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं हम, Q2 इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस P V2, और इसको हम इसी तरफ रखते हैं तो यहाँ से मैं QP की वैल्यू लिखता हूँ, QP इक्वल टू U2, ये आ जाएगा माइनस की जगह प्लस V2 P V2, माइनस मैं बाहर रखता हूँ, कॉमन लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका U1, इसको भी मैं इस तरफ लूँगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस जो हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस P V1। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आई है, QP इक्वल टू U2 प्लस P V2 माइनस U1 प्लस P V1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इस टर्म को मैं, इन दोनों टर्म को, इसको और इसको, दोनों टर्म को मैं इस तरह से लिखता हूँ एक फंक्शन के फॉर्म में कि U प्लस पी वी एक फंक्शन है, U प्लस पी वी एक फंक्शन है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर जो स्टेट 1 होगी, स्टेट 1 उस पर क्या होगा, U1 प्लस पी V1 होगा, और स्टेट 2 पर क्या होगा, U2 प्लस पी V2 होगा। क्लियर है, U1 प्लस पी V1 और U2 प्लस पी V2 ये इसी के बता रहा है, मतलब हम इस टर्म को यहाँ लिख सकते हैं, ये इसी का एक फंक्शन है। अब देखिए मुझे बार बार इस टर्म को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको एक नया फंक्शन दे दूँ, और उस फंक्शन का नाम होता है H, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। तो इस तरह से क्या हुआ, एक नए टर्म का क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, एक नया टर्म ओरिजिनेट हुआ जिसको हमने नाम दिया H, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका एंथैल्पी। ठीक है, तो देखिए ये इतना सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
बट मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से आया है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। तो अब देखिए इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो यहाँ मेरे पास QP की वैल्यू कितनी आती है, इसको मैं लिख सकता हूँ H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 लिख सकता हूँ, जो किसके बराबर होगा, डेल्टा H के बराबर होगा। क्लियर है, ये चीज़ भी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें U क्या है, U आपका एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक एंथैल्पी का फंक्शन आ चुका है, ठीक है, एंथैल्पी फंक्शन, ठीक है। U इंटरनल एनर्जी आपका एक स्टेट फंक्शन होता है, प्रेशर वॉल्यूम आपके क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो आपका H भी क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा, H क्या होगा आपका, एक स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि पाथ फंक्शन तो आपके दो ही होते हैं, कौन कौन से, Q और W, बाकी सब आपके एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सब क्या होते हैं आपके इंटरनल एनर्जी, ये सब आपके स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सब क्या है आपके, टेम्परेचर है, ये सब स्टेट फंक्शन है, ठीक है। चलिए तो ये भी स्टेट फंक्शन, ये दोनों आपके स्टेट फंक्शन है, ये है आपका स्टेट फंक्शन, ये भी क्या है आपका स्टेट फंक्शन, और ये भी क्या है आपका स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसलिए आपका H भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए, जिस तरह से मैं इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू बता कर सकता हूँ क्या, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी की हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज को पता करें, ठीक है, और वही हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अगर मैं U की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकता हूँ तो क्या मैं H की एब्सोल्यूट वैल्यू पता कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब इसकी वैल्यू ही मुझे पता नहीं है तो मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि U प्लस PV इक्वल टू क्या है, H है। इसका मतलब मैं H मीन्स एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, केवल और केवल चेंज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है और आपका इंटरनल एनर्जी, ये जो चारों स्टेट फंक्शन है इनकी हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। हम केवल और केवल इनमें चेंज को ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो यहाँ से आपको पता भी चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो H की भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल और केवल चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा H, और वो किसके बराबर होगा, QP इक्वल टू H2 माइनस H1। यहाँ से एक और रिलेशनशिप आपके पास आ गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। जैसा हमने QV के केस में लिया था, उसको किसके इक्वल किया था, इंटरनल एनर्जी में चेंज किया। सेम उसी तरीके से एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट एक्सचेंज किया जाता है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर है। तो वो भी पहले भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी और ये भी क्या है आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है। स्टेट फंक्शन हो गया आपके पास, एंथैल्पी फंक्शन हो चुका है। क्लियर। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। क्लियर है, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं एंथैल्पी की। चलिए सबसे पहले अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें,
कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही, जो मैंने अभी आपको बताई, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। कौन? एंथैल्पी, ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है। और यहाँ पर हम हमेशा क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं, दैट इज डेल्टा एच विच इक्वल टू H2 माइनस H1, या फिर आप ऐसे लिखिए H फाइनल माइनस H इनिशियल, ठीक है। डेल्टा एच को ही हम डिफाइन करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड, हमने एंथैल्पी को अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी को एक फंक्शन दिया था। इंटरनल एनर्जी को हमने एक फंक्शन दिया था, किसका? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से आपका जो आपका एंथैल्पी होती है H, वो एक फंक्शन होता है किसका? प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है। हम एंथैल्पी को प्रेशर और टेम्परेचर के बारे को एक क्या मानते हैं? फंक्शन मानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने डेल्टा यू वहाँ पे फाइंड आउट किया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। हमने एंथैल्पी के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए डी यू का एक फॉर्मूला बनाया था इस तरीके से, डेल यू समथिंग डिवाइड बाई डेल क्या था आपके पास? वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डी वी प्लस वो वाला फॉर्मूला। सेम उसी तरह के फॉर्मूले को हम यहाँ पे बनाते हैं, किसके लिए? एंथैल्पी के लिए। चेंज इन एंथैल्पी अगर हम डिफाइन करें DH, अगर हमें निकालना है स्मॉल चेंज DH, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम? पार्शियल चेंज या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल H डिवाइड बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इंटू DP प्लस डेल H बाई डेल P आएगा, डेल T आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt। क्लियर है? हमने इंटरनल एनर्जी के लिए निकाला था, सेम वही आपका किसके लिए निकाला? हमने DH के लिए निकाला, ठीक है। अब हम इसमें भी बात करेंगे अलग अलग केस के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर आइडियल केस के लिए। अगर हम बात करें तो उसमें भी हम अपना ये जो टर्म है इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल केस, ठीक है, ये जो टर्म है दैट इज डेल H बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू DP, ये वैल्यू होती है आपके पास 0। क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी में क्या डिफाइन किया था? डेल H बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, उसको हमने 0 के इक्वल किया था। सेम उसी तरीके से डेल H बाई डेल P है यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन थिंग है जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास DH का कुछ फॉर्मूला आएगा। DH इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? ये तो 0 हो गई, डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू DT। क्लियर है? यहाँ से मैं इसी को आगे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो टर्म है इसको हमने
ऐसी सेम टर्म हम हमारे पास बनी थी वहाँ पर इंटरनल एनर्जी में। अब फिर क्या है, आपका रिवीजन हो रहा है इंटरनल एनर्जी का। डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम था वहाँ पे, और उस टर्म को हमने नाम दिया था सी वी। क्या नाम दिया था? सी वी। सेम वही टर्म है, डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो इस टर्म को हम क्या नाम देंगे? सी पी। क्या नाम देंगे? सी पी। यहाँ से डी एच की वैल्यू आती है अपने पास सी पी इंटू डी टी। क्लियर है? ये तो हुई स्मॉल चेंज के लिए। अगर हमें ओवरऑल चेंज के लिए निकालना हो तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। फॉर ओवरऑल चेंज, फॉर ओवरऑल चेंज हमने जैसा इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाया था, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, सेम उसी तरह का फॉर्मूला हम बना रहे हैं एंथैल्पी के लिए भी। ठीक है, इंटीग्रेशन हम करेंगे डी एच का इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 Cp इंटू डी टी। और ये किसके लिए? सिंगल मोल के लिए। अगर हम बात करें फॉर एन मोल, फॉर एन मोल इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 एन इंटू सी पी इंटू डी टी। क्लियर है? चलिए देखिए, यहाँ से फिर हम आगे बात करते हैं। इंटीग्रेशन होगा डी एच का, तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एच। क्या मिलेगा? डेल्टा एच। ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है ये, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए डेल्टा एच मिलेगा यहाँ से इक्वल टू चेंज मिलेगा डेल्टा एच एन सी पी। हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे, बाहर आ जाएगा एन इंटू सी पी, और ये यहाँ से लिमिट जब हम पुट करेंगे टेम्परेचर में तो वैल्यू आएगी T2 माइनस T1, या फिर डेल्टा एच का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, दैट इज एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। जिस तरह से हमारे पास डेल्टा यू का फॉर्मूला आया था, डेल्टा यू का फॉर्मूला आया था, क्या आया था? एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, सेम उसी तरह का फॉर्मूला आया है हमारे पास डेल्टा एच का, एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया है। सेम उसी तरह से आपको इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। डेरिवेशन वगैरह इसको सबको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला हमने आइडियल गैस के लिए निकाल दिया, सेम इसी तरह का फॉर्मूला हम बनाएंगे सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, और वो सेम ही आएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अगर आपने इंटरनल एनर्जी वाला समझ लिया है तो आपको ये वाला भी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। देखिए फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, देखिए अगर हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है तो डीपी की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, तो डीपी की वैल्यू होगी 0। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास फिर से डी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इंटू डी टी। सेम वही आ गई जो आपके पास यहाँ आई थी। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल चेंज के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? और इस टर्म को हम क्या नाम देंगे? Cp नाम देंगे। क्लियर है? तो अपने पास डी एच इक्वल टू क्या आ गया? Cp इंटू डी टी। क्लियर है? इसको मैं मिटा देता हूँ।
फॉर ओवरऑल के लिए अगर हम निकालेंगे फॉर n मोल DH इक्वल टू n इंटू CP इंटू DT, इंटीग्रेशन करेंगे DH बराबर n इंटू CP इंटू DT, ओवरऑल चेंज T1 से T2 फॉर ओवरऑल चेंज। ठीक है, यहाँ से आएगा हमारे पास डेल्टा H, इट विल बी इक्वल टू n CP इंटू डेल्टा T। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वही वैल्यू आपके पास आनी है। तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, डेल्टा H का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज n इंटू CP इंटू डेल्टा T। चाहे आइडियल गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सबके लिए यही फॉर्मूला है। ठीक है, रियल गैस के लिए हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें CP, देखिए ये टर्म मैंने आपको बताया, डेल H बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P, इसको हमने नाम दिया था CP। ये किसके बराबर है? CP के बराबर है। सेम ऐसा ही हमने बताया था, मैंने आपको बताया था डेल U बाई डेल T। क्या बताया था? डेल U बाई डेल T, जब हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से UT का जो हम कर्व खींचते हैं वो किसकी वैल्यू हमें बताता था, उसका जो स्लोप होता था वो हमें CV की वैल्यू देता था। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हम H और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका जो स्लोप है वो हमें किसके बारे में बताएगा? CP के बारे में। तो हम सिंपली कह सकते हैं डेल H बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट T, इट विल बी इक्वल टू CP विच इज स्लोप ऑफ एंथैल्पी H एंड टेम्परेचर T, उसके बारे में हमें बताएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ये। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। स्लोप ऑफ UT कर्व हमें किसके बारे में बताता है? CV के बारे में बताता है। एंड स्लोप ऑफ HT कर्व हमें किसके बारे में बताता है? आपके CP के बारे में बताता है। क्लियर है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंथैल्पी से रिलेटेड। ठीक है, आई एम श्योर आपको क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें हीट एक्सचेंज के, हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं हमारे पास। चलिए, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज के अपने पास क्या आ चुके हैं, दो फॉर्मूले आ चुके हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंज जो समरी है वो ध्यान रखनी है आपको। हीट एक्सचेंज दैट इज Q, इसके हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए, एक तो आएगा आपका हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक आएगा आपके पास हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हीट का एक्सचेंज ही तब होता है जब टेम्परेचर में क्या हो, डिफरेंस हो। तो टेम्परेचर को हम सेम या कांस्टेंट नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमारे पास हीट एक्सचेंज के दो ही फॉर्मूले आते हैं, दो ही तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक होता है आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम से, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका QV, और कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं आपका QP। ठीक है, तो QV का फॉर्मूला, QV किसके इक्वल होता है आपके पास? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेल्टा U के इक्वल होता है। और डेल्टा U इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होता है? N CV डेल्टा T के बराबर। क्लियर है? एक तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब अगर हम बात करें हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर QP किसके इक्वल होगा? डेल्टा H के एंथैल्पी में चेंज के इक्वल होगा, जिसका फॉर्मूला होगा NCP इंटू डेल्टा T। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बाकी इतनी रामायण आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट एक्सचेंज हो रही है
तो डेल्टा यू के बराबर होती है। इसको आप इसे याद रखिएगा, यूवी अल्ट्रा वायलेट, यूवी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसके अलावा यूवी युवराज सिंह को भी बोला जाता है, ठीक है ना, तो उस तरीके से भी याद रख सकते हो। बाकी जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से याद रखिए। यूवी मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज के। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, इसको आप ध्यान रखिए एचपी से। कैसे, एचपी से। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी में चेंज के बराबर, एंथैल्पी में चेंज के बराबर होगा, ठीक है। तो ट्रिक है ध्यान रखने के लिए यूवी और एचपी, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, डेल्टा एच होगा या डेल्टा यू होगा। तो वी है तो साथ में यूवी आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी। पी दिया है तो मतलब एचपी मतलब एंथैल्पी आएगा साथ में। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यही है इस आपके लेक्चर का सार जो आपको ध्यान रखना है। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। और आज हमने एंथैल्पी के बारे में ही बेसिकली मेन जो भी है उसके बारे में ही बात किया है, ठीक है। एंथैल्पी की तो हमने डिफाइन किया था H बराबर U प्लस PV के फंक्शन के रूप में, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से एंथैल्पी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते हैं, ना उसमें चेंज जो है उसको वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हम किस तरीके से निकालते हैं, डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T। इससे हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे हम, तो उसके जरिए भी आप डेल्टा H फाइंड आउट कर सकते हो। एक और फॉर्मूला हम इसी से बनाएंगे। एक तो फॉर्मूला आपके पास ये है ही सही, ठीक है। तो यही आपका क्या है, समरी है जो हमने देखी एंथैल्पी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम एंथैल्पी से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों को आपस में क्या करेंगे, रिलेट भी करेंगे। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।